अर्घ्यस्तावे शिवाङ्गीरतां गुरुमाहि गुजेः पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छाब्बदामसि जधानः प्रान्तस्य उपराज्यपालः माननीयाः श्रीमन्तः मनोज सिन्हा महोदयः विराजन्ते करतलध्वनिभिः तेषाम् अभिनन्दनं स्वागतं च दत्वा समितेः अध्यक्षाः कार्यक्रमस्यापि अध्यक्षत्वम् अलङ्कुर्वाणः पूज्याः स्वामिनः महामण्डले गुरुकुल के अध्यक्ष और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सम्मानित सदस्य श्रद्धेय गुरुवर श्री विश्वेश्वर आनंद गिरी जी महाराज, मंच पर विराजमान जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अंशुल गर्ग जी, मंच पर विराजमान आदरणीय मदन मोहन झा जी, सभागार में उपस्थित हमारे बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्य श्री डॉक्टर अशोक भान जी, कुलभूषण आहूजा जी, प्रोफेसर नीलम सरीन जी, एडवोकेट रघु मेहता जी, डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा जी, कटरा म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन श्री शशि गुप्ता जी, वाइस चेयरमैन श्री अजय बारू जी, हमारे गुरुकुल के प्राचार्य महोदय, जिला प्रशासन रियासी के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सभागार में उपस्थित श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, इस युवा महोत्सव में हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, बाकी देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए सभी आचार्य, युवा विद्यार्थी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, इस कार्यक्रम में आने से पूर्व माता के दरबार में तृप्ति भोजनालय तथा आधुनिक प्रसाद केंद्र श्रद्धालुओं को समर्पित किया गया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और प्रशासन पूरी श्रद्धा के साथ माता के भक्तों के लिए सुविधा जुटाने का प्रयत्न कर रहा है। आज के दिन स्वर्गीय जगमोहन जी को मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने एक ऐतिहासिक काम जम्मू कश्मीर में किया और आज वो वटवृक्ष का रूप लेता जा रहा है। पिछले 2-3 सालों में अनेक नए संसाधनों को विकसित करने का प्रयत्न हुआ है। दर्शन पूजन के लिए देश के कोने कोने से तथा बाहर से भी आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा कैसे सुखद हो, सुगम हो और आनंददायक हो, इसकी कोशिश की जा रही है। बोर्ड के हम सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। स्वामी जी के प्रति विशेष रूप से जब भी हमें आवश्यकता होती है, स्वामी जी सबसे पहले आते हैं। डॉक्टर भान साहब लंबे समय से, इस उम्र में भी मैं समझता हूं किसी नौजवान से ज्यादा वैष्णो देवी के भक्तों को सुविधा मिले इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आहूजा जी, शर्मा जी, प्रोफेसर साहिबा, रघु मेहता जी, सभी सदस्य पूरे निष्ठा से इस काम में जुटे हैं। हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अंशुल गर्ग ने विस्तार से बताया, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। एक बात केवल आपके बीच, चूंकि कटरा के निवासी हैं, ये कहना चाहता हूँ कि जो शंकराचार्य जी का स्थान है उसे विकसित करने का फैसला श्राइन बोर्ड ने किया है और 2 मार्च को तकनीकी विशेषज्ञ, हमारे माननीय सदस्य डॉक्टर भान और भी कई लोग
विधिवत उन विशेषज्ञों से चर्चा करके नीतिगत फैसला हम सबने कर लिया कि इसे बनाना है। लागत 10 करोड़ आए 12 करोड़ आए कोई मतलब नहीं, लेकिन इसे बनाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही आपकी इच्छा के अनुरूप इस काम को निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। दुर्गा भवन इस नवरात्रि के पूर्व श्रद्धालुओं को समर्पित होगा और एक दिन में लगभग 3000 लोग भवन के पास रुक सकेंगे। ये व्यवस्था इसके कारण हो सकी है। स्काई वॉक का निर्माण भी पूर्णता की ओर है। मुझे आज उत्तर क्षेत्रीय युवा महोत्सव में शामिल होकर विशेष प्रसन्नता हो रही है। जम्मू कश्मीर को मिलाकर 7 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के 10 संस्थान आज के युवा संस्कृत के विद्यार्थी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों का, उनके साथ आए हुए आचार्यों का अपनी ओर से, श्राइन बोर्ड की ओर से और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित ये आयोजन एक अलग प्रकार का उत्सव है जो विशेष रूप से संस्कृत के छात्रों के लिए आयोजित किया गया है। ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय कार्य है और मैं समझता हूं कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के स्थापना के उद्देश्य को अगर हम देखें तो उसमें एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि संस्कृत का विस्तार जम्मू कश्मीर में हो। संस्कृत के उत्थान के लिए श्राइन बोर्ड को निश्चित रूप से आगे आकर काम करना चाहिए। साथियों, जम्मू कश्मीर विश्व का एकमात्र शारदा पीठ है। अभी स्वामी जी कह रहे थे, यह अध्यात्म, ज्ञान, तप, संस्कार और संस्कृति की पवित्र भूमि है। यहाँ त्रिकुटा हिल पर जहाँ माता वैष्णो देवी विराजमान है, तो अमरनाथ की पहाड़ियों पर स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। यहाँ के वातावरण में नीलमत पुराण की परतें हैं, तो शंकराचार्य के शब्दों से व्यक्ति की चेतना को नई दिशा भी यहीं प्राप्त होती है। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर आप देखेंगे तो पाएंगे कि प्राचीन भारतवर्ष में अनेक ऋषियों, मनीषियों के ज्ञान की खोज कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में पहुंचकर ही शांत होती थी और इसलिए जम्मू कश्मीर राष्ट्र का मुकुटमणि कहा जाता है। अगर संस्कृत के विद्वानों की दृष्टि से हम देखें तो मुकुटमणि का अर्थ क्या है? मुझे लगता है सहस्त्रार चक्र, यानी 7 चक्रों में सबसे आखिरी एवं सर्वोच्च जो मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है, और उस सहस्त्र पंखुड़ियों वाले चक्र को गुरु के ध्यान का भी चक्र कहा जाता है। जब कुंडलनी इस चक्र पर पहुंचती है तब साधक मुक्ति को प्राप्त करता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि अध्यात्म के केंद्र के रूप में जम्मू कश्मीर दरअसल मोक्ष स्थल है और देश में शक्ति के अलग अलग केंद्रों से होते हुए लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा के मुकुटमणि यानी जम्मू कश्मीर तक पूर्व काल से पहुंचते थे। जो अभी भगवान शंकराचार्य का जिक्र आया वो इसी कड़ी में जिक्र आया है। हम सब शंकराचार्य जी बौद्ध भिक्षुओं, सूफियों की यात्राओं से परिचित हैं। किस प्रकार उन्होंने संस्कृत और संस्कृति दोनों की सेवा की, उससे हम सब वाकिफ हैं। क्योंकि संस्कृत ने ही हमारी संस्कृति को आकार दिया है, इसलिए संस्कृत यहाँ कभी वैकल्पिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा एवं साधना की एकमात्र भाषा रही है। आज अनेक राज्यों से यहाँ इस उत्सव में इकट्ठा हुए संस्कृत विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि संस्कृत के जाने माने विद्वानों के साथ मिलकर ये कोशिश हम सब कर रहे हैं
कि संस्कृत की प्रतिष्ठा को पुनः जम्मू कश्मीर में पुनर्स्थापित किया जाए। इसमें एक कठिनाई जो मेरे ध्यान में आती है, और मैं संस्कृत एक बार किसी कार्यक्रम में झाजी थे तो मैंने वहां भी कहा था, संस्कृत के विद्वानों से मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि संस्कृत जब तक जन भाषा, आम आदमी की भाषा नहीं होगी, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। इसलिए संस्कृत के विद्वानों पर यह नैतिक दायित्व आ गया है कि इसे जन भाषा कैसे बनाया जाए, सामान्य आदमी कैसे बोल सके। कुछ लोग होंगे जिनको वेद पुराण का अध्ययन करना होगा, उनको अच्छी संस्कृति आवे, संस्कृत आवे, उनका ज्ञान अच्छा हो, ये तो ठीक है, लेकिन सामान्य आदमी भी संस्कृत बोल सके, समझ सके, ऐसी जनभाषा और ऐसी शब्दावली अधिक से अधिक हमें बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। तभी मैं समझता हूं कि इस देश का सामान्य आदमी जो है संस्कृत के और करीब आ सकेगा। पिछले कई वर्षों से एक बात मुझे परेशान करती थी, व्यक्तिगत रूप से मुझे परेशान करती थी, कि विश्व की सभी आधुनिक भाषाओं के मूल में संस्कृत है, लेकिन उन भाषाओं में प्राण भरने वाली हमारी देववाणी आम आदमी से कैसे दूर हो गई। ये एक विचारणीय प्रश्न है और इसका समाधान संस्कृत के विद्वानों को ही निकालना होगा। ऐसा क्यों हुआ, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हिंदी में एक बड़े प्रसिद्ध व्यंग्यकार हुए हरिशंकर पारासाई, आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। वो बड़ी सहजता से समझाते हुए बात कहते हैं और कहते हैं कि जिससे लोग चलेंगे वही आम रास्ता होगा। अब खूब बढ़िया सड़क बना दीजिए सोने की, वो गांव में जाती ही नहीं है, उस पर कोई चलने वाला ही नहीं है, तो मुझे लगता है ऐसी सड़क बनाने का कोई लाभ नहीं होगा, वो आम रास्ता नहीं हो सकता है। और एक बार उन्होंने हिंदी पर टिप्पणी करते हुए कहा, परसाई साहब ने, कि हिंदी भावना की चीज नहीं बल्कि व्यवहार की चीज है, और इसलिए जो सहज होगा वही लोग बोलेंगे। अब लौह पथ गामिनी विश्राम स्थल अगर आप रेलवे स्टेशन को बताएंगे तो कितने लोग बोलेंगे। मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि भाषा ये साधारण आदमी की भाषा होती है, साधारण जन की होती है, ये असाधारण जन की भाषा नहीं होती। और संस्कृत तो ऐसी भाषा है कि उसके समान दुनिया में कोई दूसरी भाषा नहीं है, कोई दूसरी भाषा नहीं जो उसकी तरह चेतना के विभिन्न आयामों को छू सके, ऐसी कोई भाषा नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं व्यास ह्यूस्टन, उन्होंने लिखा है कि संस्कृत की सबसे बड़ी अनोखी बात यह है, यह किसी भी इंसान को दो अलग अलग धाराओं के ऊंचे स्तर पर पहुंचाने में मदद करती है, और उन दोनों आयामों पर, जैसे गणित और संगीत, मस्तिष्क और हृदय, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पर इंसान एक रूप स्वयं को महसूस करता है। इसलिए प्रोफेसर व्यास ह्यूस्टन ने संस्कृत को जन भाषा बनाने के लिए 1989 में अमेरिकन संस्कृत इंस्टीट्यूट की स्थापना की, और संस्कृत सिखाने की विधियों में अनेक परिवर्तन उन्होंने किए ताकि वो छात्रों के बोलचाल की ठेठ भाषा बन सके। और आज उनकी विधियों को अपनाकर अमेरिका के नौजवान, अनेक युवा घर बैठकर संस्कृत सीख रहे हैं। हमें लगता है कि हमको भी इस तरह का प्रयोग अब करना ही होगा। जम्मू कश्मीर में भी श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल, चूड़ामणि संस्थान, संस्कृत विद्यापीठ हमारा, और एक नाम मैं जरूर लूंगा महंत रोहित शास्त्री का। वो तो मोबाइल संस्कृत सिखाने का अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है गुरुजी, और पहली बार जम्मू कश्मीर में जो राज्य पुरस्कार दिए जाते हैं, पहली बार किसी संस्कृत के विद्वान को आजादी के बाद पुरस्कार दिया गया है। उसके प्रचार प्रसार में अनेक लोग लगे हैं। इस युवा महोत्सव के दौरान भी हमारी कोशिश होनी चाहिए
कि तमाम आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत की समृद्ध विरासत का कैसे प्रसार हो सके। आप विचार करें, महात्मा बुद्ध हो, महात्मा गांधी हो, मैक्स मुलर हो, प्रोफेसर बॉफ हो, प्रोफेसर रिचर्ड ग्रामविच हो, और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, सभी का विचार संस्कृत के बारे में एक ही जैसा था और सबने स्वीकार किया कि संस्कृत विश्व की महानतम भाषा है और सबसे वैज्ञानिक भाषा है। तो फिर प्रोफेसर मैकडॉलन तो कहते थे कि अगर यूरोप निर्विवाद रूप से किसी चीज के लिए भारत का सबसे ज्यादा ऋणी है तो वह संस्कृत के लिए ऋणी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ संस्कृत के भी बड़े ज्ञाता थे। एक किस्सा मैं जिक्र करके बात बंद करूंगा अपनी, मुझे जाना भी है। एक बार उनकी मुलाकात एक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर बीएन गुप्ता से हुई। डॉक्टर बीएन गुप्ता उस समय युवा थे। आइंस्टाइन एक भारतवासी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उसके पास जाकर संस्कृत में बात करने लगे। डॉक्टर बीएन गुप्ता ने बड़ी सहजता से स्वीकार किया कि उन्हें संस्कृत नहीं आती है। आइंस्टाइन बहुत हैरान हुए, बड़े आश्चर्य में पड़े। उन्होंने कहा कि आप जिस देश से आते हैं वह तो अध्यात्म, दर्शन और संस्कृत की खान है, फिर भी आपने कोशिश नहीं की संस्कृत सीखने की। बाद में आइंस्टाइन उन्हें अपनी लाइब्रेरी में दिखाने ले गए जो संस्कृत की किताबों से भरी पड़ी थी। सिर्फ आइंस्टाइन नहीं बल्कि दुनिया का हर एक वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करता है कि संस्कृत परंपरा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अपार संपदा मौजूद है। यह अपने आप में अद्वितीय युवा महोत्सव इस बात का भी प्रतीक है कि हमें संस्कृत को मात्र धार्मिक रीति रिवाजों की भाषा के रूप में नहीं देखना है। यह विश्व के महानतम साहित्यिक ग्रंथों की भाषा होने के साथ साथ गणित से लेकर विज्ञान और अध्यात्म तक में रचित सभी ज्ञान प्रणालियों का स्रोत है। आज पूरे दुनिया में नॉलेज इकोनॉमी की बड़ी चर्चा हो रही। अभी पूज्य स्वामी जी ने कहा अमृत काल में सही है, हम पहले की तुलना में अपनी संस्कृति के प्रति ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बदलाव तेजी से हुआ इस देश में, लेकिन दुनिया के जो श्रेष्ठतम शिक्षण संस्थान थे वो इस देश में थे। और नॉलेज इकोनॉमी, हम आज ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी का देश ऋणी रहेगा, जिसकी लंबे समय से जरूरत थी देश को, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। लेकिन विचार करिए, पुरातन काल में हमारे शिक्षण संस्थाओं में, आपको एक घटना मैं बताना चाहता हूं। सर आइजैक न्यूटन का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा, दुनिया के बड़े वैज्ञानिक थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं साहब विज्ञान के पास कोई रास्ता नहीं है कि पानी के जहाज समुद्र में कैसे रास्ता बना सकेंगे। नेविगेशन के बारे में जो पूरी दुनिया नहीं जानती थी। रामानुजम का नाम आप जानते हैं, गणितज्ञ थे, हमारे देश के गणितज्ञ थे। गणित के आधार पर, लॉगरिथम के आधार पर उस जमाने में हमारे देश में ऐसे यंत्र बने थे कि भारत के पानी के जहाज सुदूर दक्षिण के आगे, दक्षिण अफ्रीका के आगे चले जाते थे। दुनिया का कोई देश ऐसा समर्थ नहीं था उस समय हमारे पास ये क्षमता थी। एक दूसरी घटना मैं बताना चाहता हूं। सिकंदर महान इतिहास में हम लोग बहुत पढ़ते हैं। जब सिकंदर आए